नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं उमर खालिद और शर्जील इस्लाम की, या इमाम, कुछ भी कह लीजिए, वो एक ही बात, एक ही सा लगता है। इनकी जो बेल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की और 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया, और साथ में ये कहा जो प्रोटेक्टेड लोग हैं उन प्रोटेक्टेड लोगों के प्रोटेक्शन के बाद, प्रोटेक्टेड लोग उनको कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई केस चलता है और उसमें गवाह नहीं मिलते, तो गवाह, चूंकि बड़ा संदर्भ होता है, बड़ा नेक्सस होता है, आतंकी संगठन उसमें जुड़े होते हैं, तो जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा अति आवश्यक हो जाती है। बाद में पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि भाई गवाहों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी बनती है और राज्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ये राज्य का काम है। तो इस वाले मामले में, जो पर्टिकुलर मामले की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, देश को तोड़ने की बात आती है, चिकन नेक को काटने की बात आती है, पाकिस्तानी सपोर्ट की बात आती है, मुसलमान प्रतिस्पर्धा की बात आती है, मुस्लिम भारत में प्रिवेल करेगा और मुसलमान को फंडामेंटल राइट हैं और वहां से जो आएंगे उनको। अब ये हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा क्राइम का नेक्सस इलीगल इमिग्रेंट्स का है, क्योंकि बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन या आतंकवादी सिनेरियो इसके पीछे निकल कर आता है। अक्सर क्राइम पेट्रोल और बाकियों में दिखाई देता रहता है, ये जो सत्य घटनाएं रहती हैं इनमें अक्सर ये बात दिखाई देती है कि देश में हो रही घटनाओं में ये जो ठक ठक गैंग है, जो रेड लाइट का गैंग है, रेड लाइट एरिया का विकास है, या फिर कंजड़ बस्ती बनाकर और फिर अगल बगल लूटपाट का मामला बनता है, चोरी का मामला बनता है, मर्डर के मामले बनते हैं, बहुत बड़ी तादाद में रेप केसेस आते हैं। ये मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि हिंदुस्तान के अंदर हैं उनके द्वारा होता है, और उनके संरक्षक के रूप में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी रहती हैं। आप सब जानते हैं, लिखकर बताइएगा आप किसको किसको जानते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टियां उनसे क्राइम करवाती हैं, अपना उल्लू सीधा करती हैं, बिल्कुल बम्बैया फिल्मी स्टाइल में उल्लू सीधा करती हैं, और फिर उनको जब जरूरत पड़ती है तो उनको भी निपटा लेते हैं। लेकिन उनके आधार कार्ड बनाना, उनको वो करना सब देश में रहता है। तो वो एक बड़ा नेक्सस हमारे देश में रहता है, जो कि इस्लाम के नाम से, पाकिस्तान के नाम से, मुसलमान के नाम से, माइनॉरिटी के नाम से, और यदा कदा क्षेत्रवाद, धर्मवाद, भाषावाद और तमाम तरह के परपंच भारत में चलाता है। उनके संरक्षक भी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां ऑफिशियली उनको संरक्षण देती हैं। यहां तक आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार पिटीशन डालते हैं, बार बार हाई कोर्टों में पिटीशन डालते हैं, बांग्लादेश चले गए लोगों को भी वापस बुलाने की बात करते हैं, और ये होता है। अब ऐसी परिस्थिति में जो गवाह ये दिल्ली दंगों में मिले, पहले तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं, ये नेक्सस बहुत बड़ा है, ये कब किसको मार देगा कुछ पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में प्रोटेक्टेड बेल कि जो एविडेंस, जो केस के एविडेंसेस हैं या जो गवाह होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोटेक्टेड लोग हैं उनकी सुरक्षा को पहले रिव्यू करने के बाद, और अगर कुछ और हो गया तो 1 साल के बाद बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 1 साल, कम से कम, ये नहीं कहा कि 1 साल के बाद, कम से कम 1 साल बाद, कम से कम 1 साल बाद। और प्रोटेक्टेड लोग जो हैं उन प्रोटेक्टेड लोगों के एविडेंस आने के बाद या प्रोटेक्टेड लोगों के बयान होने के बाद, तब कहीं, अब प्रोटेक्टेड लोगों के बयान, ये लोग ये कह रहे थे कि नहीं साहब, आप तो 5 साल से ट्रायल ही नहीं चला पाए, 5 साल से ट्रायल नहीं चला पाए, इसलिए बेल दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 5 की बेल दे दी, इन 2 की बेल नहीं दी, और कहा कि ये बहुत हाई प्रोफाइल, हाई सेंसिटिव मामला बनता है, चूंकि इन लोगों ने ये वाली बयान भी दिए कि क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या करेगा कोर्ट, और क्या होगा हम देख लेंगे और वो कर लेंगे जब देश ही नहीं होगा। मतलब इनका विचार समझिए कि ये कहते हैं जब देश ही नहीं होगा तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट। बात तो बिल्कुल सही है कि जब देश ही नहीं होगा, जब यहाँ पर दारुल इस्लाम होगा, जहाँ पर मुगलिया सल्तनत की तरह कोई नई सल्तनत बैठ गई होगी, तो फिर कौन सा सुप्रीम कोर्ट, कहाँ का सुप्रीम कोर्ट, कैसी न्याय व्यवस्था, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था, कैसी सरकार, और कौन। और जो पत्रकार फ्रीडम के नाम से और जो तमाम तरह के मूवमेंट चले, उनकी बात भी आती है कि भाई वो कौन, वो क्या पत्रकार भी पत्रकार रहेंगे क्या, उनकी फ्री स्पीचेस रहेंगी क्या, उनकी फ्री लांसिंग रहेगी, या वो स्वतंत्र होंगे पत्रकारिता के फील्ड में। जब सरकारें दूसरी होंगी, पत्रकारिता के फील्ड में स्वतंत्र रहना तो ईरान में जाकर हो लें, पत्रकारिता लेबनान में जाकर कर लें, पत्रकारिता कहीं और करनी है तो इराक में जाकर कर लें, सऊदी अरेबिया में कर लें, या फिर यूएई में कर लें, अफगानिस्तान में, बहुत दूर क्यों जाना, अफगानिस्तान में स्वतंत्र पत्रकारिता कर लें, और ज्यादा स्वतंत्र पत्रकारिता करनी हो तो फिर जाकर बांग्लादेश में कर लें।
पाकिस्तान में भी स्वतंत्र पत्रकारिता कर ले तो सब पता लगेगा कि पत्रकारिता स्वतंत्र कितनी है। और जिसको जुडिशियल फंक्शन, जिसको जुडिशियल राइट और फंडामेंटल राइट जिनको सबको देखने हो, वो इन देशों में जाकर देख सकते हैं। आपको याद होगा कि आज के बिहार के गवर्नर ने उस समय जब वो केरला के गवर्नर हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा भी था, जब आरफा खातून क्या नाम है, उन्होंने उनसे पूछा कि कैसा हिंदुस्तान, तो उन्होंने कहा फिर आप कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, वैसा कि जैसा बांग्लादेश में है, जैसा पाकिस्तान में है, जैसा ईरान में है, जैसा इराक में है, वैसा हिंदुस्तान, वैसा कंट्री चाहते हैं तो जाकर वहीं बसिए। आरिफ मोहम्मद की बात मैं कर रहा हूं। आरिफ मोहम्मद साहब ने कहा था कि वहां जाकर बसिए। अगर आप हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, हिंदुस्तान इसलिए अच्छा है कि हिंदू यहां पर मेजोरिटी में है और हिंदू सहिष्णु है, स्वभाव से सहिष्णु है, इसलिए वो मेजोरिटी में है, इसलिए आप यहां पर स्वतंत्रता से ये बात पूछ भी पा रहे हैं। यही बात बांग्लादेश में क्या पूछने की हैसियत रखती थी? यही बात पाकिस्तान में पूछने की हैसियत रखते थे किसी से? यही बात आप सऊदी अरेबिया या किसी ऐसे इस्लामिक कंट्री में, सूडान में, लेबनान में कहीं पूछने का राइट रखते थे कि पूछ लेंगे? तो जिनको स्वतंत्रता दिखती है वो उन देशों में जाकर देखें, एक बार अनुभव लेकर आए, कुछ दिन तो गुजारें, गुजरात में नहीं, वहां तो पता लगेगा। अब ऐसी पोजीशन में भारत में चूंकि स्वतंत्रता है, भारत में प्योर डेमोक्रेसी है, प्योर रिपब्लिक भारत है, इसलिए भारत का कानून भी चूंकि बहुत सारे पहलू देखता है और सिद्धांत यह है कि कोई कोई निरपराधी एक जेल में ना चला जाए, भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, तो इसके चक्कर में अपराधी छूट भी जाते हैं। और लोग कहते हैं कि आपको न्यूट्रल होना चाहिए। मेरे से भी अक्सर कहते हैं आप कानून के अध्यापक हैं, कानून की प्रैक्टिस करते हैं, आप बड़े कोर्टों में प्रैक्टिस करते हैं, देश भर में प्रवास करते हैं, बहुत सारे विषय करते हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आपको स्वतंत्र होना चाहिए और आपको निष्पक्ष होना चाहिए। जब ऐसा प्रश्न कोई भी मेरे से करता है तो मैं हमेशा से कहता हूं उनसे कि मुगलिया सल्तनत जब भारत में थे तो कितने स्वतंत्र थे वकील, कितने स्वतंत्र थे जज, कितनी स्वतंत्र थी जुडिशरी। इसलिए एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, मैं एक प्रकरण को यहां पर बताकर कोड करके फिर आगे बढ़ता हूं। यहां पर लॉर्ड एमपे चीफ जस्टिस हुआ करते थे और उस समय एक राजा नंद कुमार का केस आया, जमींदारी का मामला था। उसने जमींदार ने बहुत सारा कर्जा लेके रखा था, बाद में वो जिनसे कर्जा लेकर रखा था वो जमींदारी दांव पे लगाई थी। जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि भाई या तो पैसे दो या फिर जमींदारी इनको दो, तुमने ये शर्त रखी थी, ये तुम्हारे जमींदारी का जमींदार ने वो जो इकरारनामा है। अब कोर्ट ने ऑर्डर तो कर दिया लेकिन सरकार ने जमींदारी उसकी दूसरे को दी नहीं। कोर्ट होते होते वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, मतलब उस समय का टॉप कोर्ट तक पहुंच गया। लॉर्ड इम्पे चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये करो। अब सरकार को उन्होंने आदेश दिया, सरकार ने माना नहीं तो उन्होंने उस पर कंटेम्प्ट देख लिया तो गवर्नर जनरल नाराज हो गया। गवर्नर जनरल और इन दोनों के बीच में सही सही, ये उसको आदेश देते थे, वो उसकी काउंसिल आदेश देती थी, ये उनको आदेश दे रही बता रहे थे, वो उनको। बाद में इंग्लैंड दोनों को बुलाया गया और लॉर्ड इम्पे का ट्रांसफर साउथ अफ्रीका कर दिया गया। क्यों मालूम है? क्योंकि उस समय प्रीवी काउंसिल और जुडिश उस समय ब्रिटेन ने यह कहा कि भैया राज्य बचाना ज्यादा आवश्यक है, राज्य बचा होगा तो तुम चीफ जस्टिस रहोगे, इसलिए तुम जाओ साउथ अफ्रीका, तुम्हारी इज्जत की बात आती है तो साउथ अफ्रीका में भी हम ही लोग हैं, वहां के चीफ जस्टिस तुमको बना देते हैं, हिंदुस्तान से तुमको हटा लेते हैं। और राजा नंद कुमार की जिम्मेदारी नहीं दी थी। ये मैं निगेटिव सेंस में मामला जाता है वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट भी तभी सुरक्षित है जब राज्य सुरक्षित है, व्यक्ति भी तभी सुरक्षित है जब राज्य सुरक्षित है, यूनिवर्सिटियां भी तभी सुरक्षित हैं जब राज्य सुरक्षित है। यूनिवर्सिटियां जो आज ये जेएनयू में चल रहा है या जादवपुर में मैं मेरे को बंधक बनाया गया था या और जगह पे जो चल रहा है एमयू में चल रहा है, ये मालूम है कब? ये तब तक ही स्वतंत्र हैं जब तक भारत परतंत्र नहीं है। नहीं तो अफगानिस्तान के अंदर ये डिग्रियां तो शून्य हो गई, जैसे ही तालिबान बैठे उन्होंने कहा पुरानी वाली डिग्रियां सब खत्म। अब जो 20 साल जो लोग पढ़कर आए थे उनकी डिग्रियां खत्म हो गई और वो अब जो है वो अनपढ़े हो गए। उन्होंने कहा जो इस्लामिक डिग्री होगी वही फाइनल होगी। यही ईरान में है, ईरान में आप एमबीबीएस एमडी फलाना ढिमाका कर जाइए, वो कहते हैं नहीं नहीं ये हमारे यहाँ के आयतुल्ला की डिग्री फाइनल है, यही आपको पढ़ना है, यही डिग्री यहां पर चलती है, इसके साथ क्या पढ़ सकते हो ये बताओ। तो मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि जेएनयू के अंदर जो हुआ, इनकी जो बेल डिसमिस करी, बेल डिसमिस करते समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ध्यान दिया होगा, लेकिन भारत तोड़ो टुकड़े टुकड़े गैंगों को चैन कहां पड़ने वाला था? टुकड़े टुकड़े गैंगों ने उधम मचाना शुरू कर दिया। और मजे की बात है कि कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। जेएनयू के अंदर 5 जनवरी को एक कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में बाकायदा आग जलाई गई,
30 35 40 लोग खड़े हुए, और वो एक्चुअली अगर उनको करना होता तो वो छुप के कर लेते। उन्होंने वो हॉस्टल के बाहर किया, एक कैंपस के बाहर किया, और फिर उसकी वीडियोग्राफी करवाई, क्योंकि वो हंगामा करना चाहते। तो वो जेएनयू का भला करना नहीं चाहते, वो हंगामा करना चाहते। तो हंगामा करने में उन्होंने ये सब कुछ कर लिया। अब वहां पर शाह और मोदी जी की कब्र खुदेगी, जेएनयू में ऐसे नारे लग गए। भारत का क्या होगा ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, कन्हैया कुमार और ये वो। अब अच्छा, एक बात तो है कि कन्हैया कुमार भाई ये सब कुछ जो करके आया था वहां पर, कन्हैया कुमार को लाभ तो हो गया, चुनाव भी वो लड़ लिया, वो कांग्रेस में शामिल भी हो गया, कम्युनिस्ट उसने छोड़ दिया क्योंकि कम्युनिस्टों का भविष्य नहीं, लेकिन वो नेता तो बन गया। तमाम न्यूज चैनल उसको अपने मंचों पर बुलाने लगे, तमाम न्यूज चैनल उसके इंटरव्यू लेने लगे, तमाम वो करने लगे। और वो 2024 का चुनाव भी लड़ा, बड़ा उसको कवरेज मिली। तो कुल मिलाकर उसने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फलाना जो भी कहा, ये सबका लाभ उसको मिला। अब देखिए, पॉजिटिव राजनीति तो जो करने वाले लोग हैं उनका भला थोड़ा कम हो पाता है, लेकिन नेगेटिव राजनीति करने वाले वो तो हाईलाइट हो ही जाते हैं। मैं अगर देश की बात हमेशा से करूंगा तो मुझे कौन पूछने वाला है, लेकिन अगर मैं आज से देश के विरुद्ध बात करने लगूं तो फिर इन सबके बीच में कुछ परसेंट लोग ही ऐसी बात करते हैं, तो मैं भी अभी हाईलाइट हो जाऊंगा, देश हमें जानने लगेगा, देश के कुछ वर्ग 2 4 5 करोड़ लोग हमको कहने लगेंगे भाई यही हीरो है, यही सच्चा सच्चा हिंदुस्तानी है जो हिंदुस्तान को ऐसा करता है। लेकिन अगर मैं सही बात करूंगा, देश की अक्षुण्णता की बात करूंगा, देश को संरक्षित करने की बात करूंगा, तो फिर लोग कहेंगे ये भी उसी रास्ते पे चला गया। फिर वो गोदी मीडिया कहने लगेगा, कोई गोदी लीगल कहने लगेगा, कोई कोई सुप्रीम कोर्ट को बंधक बताने लगेगा, और ये सब होने लगता है। इन लोगों ने वहां पर जो प्रदर्शन किया उसको लेकर पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि जेएनयू प्रशासन ने, जो वहां की कमेटी है, उसने इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी कहा, और ये घोषित किया कि भाई जेएनयू परिषद नहीं, उसका जो कोड है जेएनयू का, वहां हॉस्टल में रहने का जो कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट जो साइन करता है प्रत्येक डिक्लेरेशन प्रत्येक बच्चा, उसका उल्लंघन है, क्योंकि ये पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है, देश के विरुद्ध काम करने का अखाड़ा नहीं है, देश के विरुद्ध यहां कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये जो इन्होंने किया है ये जो है वो राष्ट्र विरोधी है। अब कहा तो ये जा रहा है कि वहां वो कॉलोनी है बसंत विहार, वहां पर बताया जा रहा है कि भाई एप्लीकेशन दिया है कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इनको पकड़ा जाए। जेएनयू प्रशासन ने भी ऐसे कहा, और एबीवीपी इस समय वहां पर कुछ अपना काम कर रही है, यानी कि वो अपना बढ़ोतरी पर है, और जेएनयू में ये टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद देश में जो जा रहा है वो अब लड़ने का जज्बा रख रहा है, और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जेएनयू में ऐसे नहीं चलेगा, मैं राष्ट्रवादी हूं। तो जेएनयू में परिवर्तन हो रहा है, एबीवीपी वहां डेवलप हो रहा है, और बड़ी संख्या वहां मोबिलाइज हो रही है, ये कहते हुए कि भाई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं चलनी चाहिए, हम राष्ट्र के पार्ट है, और ये उनको समझ आया मोदी जी की सरकार आने के बाद कि ये चलना चाहिए। और दूसरा उसका कारण यह भी कहा जा सकता है कि देश में कम्युनिस्टों की लगभग अंतिम समय पर वो चल रहे हैं, यदा कदा कहीं छुपे बैठे हैं, तो कभी कभी निकल कर आते हैं फोड़े फुंसी की तरह, निकल कर अपनी बात कहते हैं, और ये वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। कम से कम कन्हैया कुमार की तरह ही उसमें 2 4 हीरो बन जाए। वो जो उनका अध्यक्ष है उसने तो ये कह दिया कि नहीं साहब, हम तो 5 जनवरी 2020 को जेएनयू पर हमला हुआ था उसकी बरसी हम हर वर्ष मनाते हैं, इसलिए 5 जनवरी को ऐसा हुआ। लेकिन ये इत्तेफाक कहा जाए, या संयोग कहा जाए, या दुरुपयोग किया जाए, या उपयोग किया जाए, या फिर ये कहा जाए कि ये प्रयोग है, वो प्रयोग ये है कि सवेरे ही शर्जिल इस्लाम इमाम और उमर खालिद की पिटीशन खारिज, मतलब जो बेल है वो डिसमिस हुई, 1 साल का प्रतिबंध लगा, 1 साल इसके अलावा प्रोटेक्टेड लोगों के बयान होने के बाद का बात कही गई। और उधर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने जा रहा था, उससे एक दिन पहले ही उमर खालिद के बाप या उनके अब्बा वहां पहुंच गए, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क ममदानी ने चिट्ठी लिख दी, न्यूयॉर्क के 8 सांसदों ने चिट्ठी लिख दी। अब जैसे ही ये चिट्ठी लिखी थी तो उसी समय मेरे दिमाग में आया था, अगर कोई चांस भी होगा इनके निकलने का तो सुप्रीम कोर्ट अपनी स्मता तो वापस रखेगा, क्योंकि अगर इनको बेल दे दी तो सुप्रीम कोर्ट को लोग सवाल खड़े कर करके सुप्रीम कोर्ट बेचारा पस्त हो जाएगा।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से खारिज किया या रेस्ट्रिक्शन लगाया है, या उनको वाकई में दिखा कि नहीं इनके पीछे वो है, वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये तो है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसमें चल रही है। अच्छा, ये जो गतिविधि हुई जेएनयू में, इस पर कांग्रेस का बयान आ गया। कांग्रेस का बयान आया, भाई लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने का एक माध्यम है, वो अपना माध्यम का इस्तेमाल है। मतलब प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी या गृह मंत्री की कब्र खुदेगी, ये कहना अपना अपना अपनी बात का इजहार करने का तरीका कांग्रेस को समझ में आया। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी ऐसा कहा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया तो क्या हो गया, वो लोग अपने बच्चे हैं। अब ये बच्चे हैं जेएनयू वाले, जेएनयू में बच्चे, भाई ये तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी वाले हैं। अब वो तो अच्छा हुआ केंद्र सरकार ने एमफिल वाला चक्कर ही खत्म कर दिया नई एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन पुराने वाले तो अभी चल ही रहे हैं। और ये पीएचडी वाला भी अब टुकड़े टुकड़ा करके पढ़ाने की बात कर दी कि भाई उपयोगिता के अनुसार पढ़िए, ये यहाँ पे डिग्रियां लेकर उधम मत बचाइए, पॉलिटिक्स मत करिए। आप सोच कर देखो कि संसार भर में यूनिवर्सिटियां इसलिए बनाई जाती हैं कि वो कुछ इनपुट दे सके सरकार को, सरकार के लिए रिसर्चें कर सकें, सरकार उन पर काम कर सके, सरकार उन पर आगे बढ़ सके। और यूएस उसका बेस्ट इलस्ट्रेशन है कि क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटियां वर्ल्ड भर की स्ट्रेटजी निकाल कर और थीसिस जमा करते हैं और सरकार को कोऑर्डिनेट करते हैं, व्हाइट हाउस उससे कोऑर्डिनेट होता है, उसके अनुसार वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। और हमारे यहाँ देख लीजिए, हमारे यहाँ जेएनयू जैसा संस्थान इसी उद्देश्य से बनाया गया था, और वो वहाँ क्या चल रहा है, ये बच्चे पढ़ने वाले हैं या ये देश बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, या जो भी इनके दिमाग में है। पर मेरा मानना साफ है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ये सब जो सहयोग की बात करते हैं इनके, और ये बच्चे हैं ऐसा कहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इनकी भी स्थिति को देश को सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या करने वाले हैं और इनका क्या पीछे का माजरा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।